जय हिंद मेरे भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं पेपर 4 एथिक्स के जो एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स है उसकी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि इसके अप्रोच कैसे होने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको सोर्स बताने वाला हूँ कि आप कौन से सोर्स प्रेफर कर सकते हैं और एक तरीके से ये उन्हीं नोट्स का रिव्यू भी होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिनॉप्सिस नोट्स कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं, कितनी रीडिंग के बाद बनाने हैं। तो यदि आप पेपर 4 को समझना चाहते हैं कि पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ ये समझना चाहते हैं कि जो आपके नोट्स होते हैं, नोट्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है, कंटेंट कहाँ से मिले, वीडियो और नोट्स दोनों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और वन मोर थिंग, यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे सिनॉप्सिस नोट्स से लेके जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वहां शेयर करते रहते हैं। तो देखो, यदि बात करें नोट्स की, तो यदि आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, किसी की बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप एथिक्स के लिए दर्पण सिविल सर्विस की बुक ले सकते हैं। दर्पण सिविल सर्विस की बुक मार्केट में आपको एक्चुअली में लगभग 400 के आसपास में मिल जाएगी। अलग अलग सीरीज में रेट अलग अलग हो जाते हैं। तो बस इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो दर्पण सिविल सर्विस की नोट्स ले लीजिएगा। तो देखो, लोग बोलते हैं कि भैया एक्चुअली में बुक मोटी है, बट ये मोटी क्यों है इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसमें इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इतने अच्छे तरीके से इसमें एग्जाम्पल को डिटेल में समझाया गया है। यदि आप कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं और मात्र आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो तो ये बुक में आप कोई भी कंसेप्ट आसानी से समझ सकते हैं, इतना दिया गया है। और साथ ही साथ चीजों को एक अच्छी डेप्थ में दिया गया है कि आपकी समझ विकसित हो सके, और जब आपकी समझ विकसित हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या है, मैं पूरे चीज ना ई बुक को देख के बताऊंगा, अप्रोच क्या होनी चाहिए, टू द पॉइंट बताऊंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, मैं नहीं चाहता कुछ चीज मिस हो जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे टोटल कितने पेजेस, टोटल 528 पेजेस है ना। यदि आप एक दिन में 40 पेज भी पढ़ते हैं, एक दिन में 40 पेज या 30 से 40 पेज यदि रीड आउट करते हैं लगभग 3 घंटे में, तो इनफ पेजेस हैं। मान के चलिए आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ने हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको 5 मिनट देखने को मिलेगी। पहले में है आपकी फिलोसॉफी, जिसमें आपके इंडियन सदर्शन, फिलोसोफर्स, थिंकर्स और सोशल रिफॉर्मर्स आ जाएंगे, मतलब समाज सुधारक, दार्शनिक और आपका भारतीय सदर्शन ही आ जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट है ना, राष्ट्र की अवधारणा वाला टॉपिक आ जाएगा। और फिर आपका ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी है। अब देखो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो सिलेबस ओपन कर लो। मैं इंग्लिश मीडियम का भी बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले उस चीज को लेके चलना साथ में, ताकि वो चीज है उनको मैं अच्छी तरह को बता सकूं। और साथ ही साथ मैंने नोट्स में मेरे फोन में कुछ चीजें लेके रखी हैं, तो वो भी मैं आपको बताते चलूंगा, उनको भी मैं आपको भेजते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इंडियन स्टेट दर्शन की, फिलोसोफर, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर की। तो देखो इनको पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहले यदि मैं एथिक्स की बात बताऊं तो एथिक्स को लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बना के रखे हैं, बट एक्चुअली एथिक्स थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, एथिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट भी है और एथिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स की थ्योरी आपको कब पढ़नी है, एथिक्स का प्रैक्टिकल आपको कहाँ करना है, और एथिक्स में कंसेप्ट आपको कहाँ लगाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें षड दर्शन की, तो षड दर्शन एक तरीके से कंसेप्ट के आधार पे आपकी क्लियर होंगे। जितने भी जो थिंकर्स हैं, कुछ पुराने थिंकर्स हैं ना, जैसे षड दर्शन हो गया, आपका उसमें थ्योरेटिकल भी है और कंसेप्चुअल भी है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक थिंकर के पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है। तो उन्होंने इस कंसेप्ट के बेसिस पे उन्होंने उनकी अवधारणा प्रस्तुत करी है, उन्होंने जो उनकी फिलोसॉफी, उन्होंने इसकी फिलोसॉफी दी है। तो देखो क्या करना है, जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप जिस भी थिंकर को पढ़ रहे हैं, थिंकर्स पढ़ने की अप्रोच बता रहा हूँ, थिंकर्स पढ़ने की अप्रोच ये होनी चाहिए आपकी कि जब भी आप थिंकर्स पढ़ रहे हो, जैसे यदि आप दर्पण सिविल सर्विस की बुक से थिंकर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी पूरी रीडिंग कर लीजिए। और रीडिंग करने के बाद इसका ना जो इसका कोर कंसेप्ट है, जो बेसिस है कि जिसके इर्द गिर्द कोई चीज घूमती है, तो आप उसको कैच करिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य का जो पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट किसमें घूमता है, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। इस कंसेप्ट के इर्द गिर्द पूरी उनकी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी भाई घूमती रहती है। तो यदि आपने कुछ कोर कंसेप्ट को पकड़ लिया, जैसे कि यदि हम बात करें तुलसीदास के राम राज्य की, तो उनमें 2-3 दोहे हैं, 2-3 चौपाइयां हैं। यदि आप उन चौपाइयों को पकड़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं, तो इस तरीके से राम राज्य का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें सोशल रिफॉर्मर्स की, समाज सुधारक की, तो समाज सुधारक को पढ़ने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उनको पढ़ने की यह अप्रोच होनी चाहिए कि भैया उनके टाइम में
कौन कौन सी इविल्स थी उस टाइम में, मतलब उस टाइम में समाज में कौन कौन सी बुराइयां थी जो व्याप्त थी। जब भैया जो चीजें बुराइयां उस समय व्याप्त होंगी तो जो वो काम करेंगे वो किसके लिए काम करेंगे, उसी समाज में उन्हीं बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए उसी पे काम करेंगे। और जब उस पर काम करेंगे तो जो उनकी आइडियोलॉजी होगी वो भैया उस समय की जो उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स है उस टाइम की प्रॉब्लम्स के आधार पे होगी, है ना। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर्स को तो आपको ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे यदि हम बात करें किनकी बात करें, आप फॉर एग्जाम्पल यदि आप जैसे आप ले लो गुरु नानक को, है ना। गुरु नानक के समय में यदि आप देखेंगे तो गुरु नानक के समय में हिंदू और मुसलमानों का संघर्ष हो रहा था, है ना। तो उसमें क्या होता कि बोलते कि हिंदू अलग रहेंगे मुसलमान अलग रहेंगे। उन्होंने एक ऐसा संप्रदाय विकसित कर दिया कि जिसमें से आपस में लंगर और पंगत की फीलिंग, मतलब संगत पंगत लंगर, इन तीनों चीजों को उन्होंने समानता का भाव सब जगह विस्तारित कर दिया ताकि समाज की जो बुराइयां थी उनको अलग हो सके। ऐसे इस तरीके से यदि आप बाकी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो बाकी कॉन्सेप्ट भी उनके जो कोर वैल्यू है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तीन चीजें याद रखना, क्यों कैसे, क्यों कैसे, है ना। उस टाइम क्या प्रॉब्लम थी, है ना, उन्होंने उनको जो कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट की आइडियोलॉजी उन्होंने क्यों दी, और जो बुराइयां थी उन्होंने उनको कैसे मिटाया या फिर वो कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, पहला चीज क्या, फिर क्यों, फिर कैसे। क्या में एक्चुअली वो है क्या, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट है। वहीं पे क्यों, क्यों के बाद कैसे, कैसे, है ना। कैसे में क्या करना है आपको भैया कि भैया उन्होंने जो सोशल लेवल्स उनको कैसे मिटाया। इस तरीके से यदि आप इनको लेके चलेंगे ना, एक अच्छे लेवल में मेंटेन करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके जो दार्शनिक अच्छे से क्लियर होंगे। और साथ ही साथ आपको ये चीजें तो भैया ध्यान देनी ही है कि जो थिंकर्स थे उनकी फिलोसॉफी, उनकी आइडियोलॉजी आज के समय में कितने रिलेवेंस रखती है। क्योंकि भैया देखो ये जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में ये सब्जेक्ट आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। और इसमें ना मान के चलो ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी सोच कितनी है, आप कितना सोच पा रहे हैं, या फिर आपने थिंकर्स को किस हिसाब से पढ़ा। ये देखो थिंकर्स तो उन्होंने दिए, थिंकर्स रटने के लिए तो नहीं दिए हैं, थिंकर्स उन्होंने इसलिए दिए हैं कि आप उनका रिलेवेंस आज के समय में देख सको कि उनका रिलेवेंस क्या है। तो कोई भी थिंकर को पढ़ो या फिर कोई भी दर्शन, सदर्शन में किसी भी दर्शन को पढ़ो या फिर किसी भी सोशल रिफॉर्मर को पढ़ो, तो आज के समय में उनका क्या रिलेवेंस है, इनको तो ध्यान से ही पढ़ते जाना। और देखो क्या कर सकते हो आप, जैसे मैं ट्रिपल सिविल सर्विस की बुक दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें आपको चीजें डिटेल में दी गई हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसे हाईलाइट करते चलना। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जहां पढ़ा था मैं वहां पे चीजों को अंडरलाइन करते जा रहा था इस तरीके से। जो मेन मुझे लगा जो मेन कॉल पॉइंट्स है, कॉल सब्जेक्ट है, मैं उनको ऐसे अंडरलाइन करते जा रहा था। और इसके बाद क्या करना है, आप चीजों को अंडरलाइन कर लो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि हाँ ये चीज पूछी जा सकती है। उसके बाद आप चीजों को लिखो। और यदि डबल सिविल सर्विस आप देख रहे हो ना, तो उसमें आपको क्या करना है, इसके लास्ट में ना इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे आप देखोगे तो हर एक चैप्टर के लास्ट में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहले आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो और उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप ना जैसे आप उनको लगाइएगा, आप अगले जो चैप्टर से चैप्टर्स में जाइएगा, ताकि तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। जैसे षड्दर्शन है, षड्दर्शन की 2 मार्क का क्वेश्चन, 7 मार्क का क्वेश्चन, 11 मार्क का क्वेश्चन, तो इनको पढ़ लीजिएगा। और ट्राई करिएगा कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लें तो चैप्टर पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस नोट्स पढ़ लें। अब देखो थिंकर्स को पढ़ने की अप्रोच क्या होगी, दर्पण सिविल सर्विस की बुक से। पहले आप एक बार थिंकर को रीड कर लो। थिंकर को रीड करने के बाद आप क्या करना, इनकी दोबारा रीडिंग करो, इनका कोर्स कॉन्सेप्ट समझो। और थर्ड चीज में एकदम शॉर्ट में जो इनके कोर कॉन्सेप्ट्स है उनको आप एकदम सिंगल पॉइंट में लिखते जाओ, आपके सिनॉप्सिस नोट्स रेडी हो जाएंगे। इसके बाद आप क्या करो, आप ओपन करो यूट्यूब में जो उत्कर्ष क्लासेस है उसमें संभव से चल रही है एथिक्स की, उसका जो लिंक है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। तो आप वहां से क्या करिएगा, आप वहां से उनकी वीडियोस भी देख लीजिएगा। जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत हद तक चीजें समझ में आएंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले इस बुक से पढ़ लेना और फिर वीडियो देख लेना। और देखो क्या करना, दोनों चीजों को साथ में नोट करते चलना। जैसे यदि आप चाहो कि रफ वर्क में, है ना, तो जब एक बार आप वीडियो देख लो, वीडियो से आप कॉन्सेप्ट समझ लो, इनसे कॉन्सेप्ट देख लो, फिर दोनों को मर्ज करके एक प्यारा सा सिनॉप्सिस नोट्स बना लो। इसके बाद आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया आपको इंडियन स्टेट फिलोसोफर, थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स का। अब बात करें यूनिट टू नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट। तो देखो भैया एक्चुअली में नेशन बिल्डिंग और मोरल कंसेप्ट आप खुद से पूछ के देखना कि ये सब्जेक्ट रखा क्यों गया है। देखो नेशन बिल्डिंग एंड मोरल कंसेप्ट इसलिए रखा गया है ताकि आप एक अधिकारी बनने वाले हो तो आपको ये चीजें पता चले कि नेशन बिल्डिंग होती कैसे है, राष्ट्र के लिए प्रमुख तत्व कौन से जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो एक राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होती हैं, लाभकारी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं।
ताकि आपकी उन पे कमांड हो सके, आप समझ सको। क्यों? क्योंकि आपको एक कुशल प्रशासक बनना है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है ताकि आप उसमें रिफॉर्म ला सके, उन्हें परिवर्तन ला सके, आप जनता के हित में कार्य कर सके। इसलिए नेशन बिल्डिंग का यहाँ पे पूरा कंसेप्ट दिया गया है और सही से मोरल कंसेप्ट दिया गया है। जैसे देखो, नेशन बिल्डिंग में आपको पूरा कंसेप्ट ऑफ नेशन दिया गया है, पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूंट्स है कि एक्चुअली में जो नेशन बिल्डिंग में जो नेशन की पावर होती है वो एक्चुअली में है क्या और किस किस रीजन से और नेशन की जो पावर है वो प्रभावित होती है, अच्छी तरीके से कैसे प्रभावित होती है, मेंटेन कैसे करके रखा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल इस बुक में दिए गए हैं। जैसे आप वर्ल्ड का जब देखोगे तो वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, यूएसए का दिया है, कनाडा का दिया है, ब्रिटेन का दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं कि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। आपको क्या करना है, इस फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसमें एग्जाम्पल दे दी गई 4 लाइन में। अब आप बस इतना कर लो कि यूएसए और कनाडा का एग्जाम्पल दिया गया है ना। जैसे नॉर्थ अमेरिका में यदि हम बात करें यूएसए के कारण, यदि हम मोस्टली बात करें क्योंकि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो एक रीजन ये भी है कि जब बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री आपके पास में होती है तो जो अदर कंट्रीज होता है उनका जो डेवलपमेंट होता है उतने स्पीड से नहीं हो पाता एज पर जितना बाकी डेवलप कंट्री का होता है। इसलिए कनाडा का जो ग्रोथ है वो अमेरिका की तुलना में कम है, बल्कि सभी एक कॉन्टेंट पे एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं। फिर आप बात करो नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आर्म फोर्स, बॉडीज, डिविजन्स एंड स्पाई एजेंसीज। देखो हम इसको प्रीलिम्स में पढ़ते थे, मुझे नहीं पता आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े, लेकिन जो मोस्टली जो प्रीलिम्स पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि एक्चुअली में ये जो एजेंसीज हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो बनी कब, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जैसे आपका विंग्स कितनी है ना, मतलब जो आपकी एयरफोर्स की विंग्स कितनी है और आपका जो कमांड्स कितनी है, ये सब आपको इससे पढ़ना पड़ेगा। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसमें सिनॉप्टिक नोट्स बना के चलोगे ना तो एक तरीके से आपको इंटरेस्ट आएगा। आप ना क्या करेंगे, बहुत लोग ना आपको डिमोटिवेट करते होंगे। कैसे डिमोटिवेट करते होंगे कि भैया यार सिलेबस तो नया जुड़ा हुआ है। एक चीज बताऊं, ये सिलेबस नया नहीं जुड़ा है, जो यूनिट 2 है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप इस बुक से पढ़ेंगे और जब आप दर्पण की सिविल सर्विस से दर्पण सिविल सर्विस की बुक से पढ़ेंगे उसके बाद ना आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अरे यार भैया ये तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, हम फालतू में इसका हवा बना के रखे हैं, तो इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इतना टफ यूनिट है, इसके नोट्स ही अवेलेबल नहीं है। अरे भैया पढ़ के तो देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको बस आप ऐसे पढ़िएगा कि आप आपकी जो नेशन है, नेशन के हिसाब से वर्क करें, पैट्रियोटिक फीलिंग लेके आप इस यूनिट को यदि पढ़ेंगे ना तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो जैसे इसमें क्या दिया गया है, बेसिक मॉरलिटी कंसेप्ट दिए गए हैं, गुड न्यूज मतलब गुडनेस, वर्च्यूज, नॉन वायलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर साथ ही साथ भैया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सरकार को जोड़ना ही था, मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐड करके बहुत ही अच्छे काम किया गया है, जो कि है रोल ऑफ भगवत गीता एंड एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली में गीता को क्या करते हैं लोग, गीता को मतलब श्रीमद् भगवत जो गीता है एक्चुअली बहुत पवित्र पुस्तक है, तो लोग क्या करते हैं उनकी पूजा करते हैं। बट भी आप देखो गीता के अंदर का जो ज्ञान है बहुत ही लोग आत्मसात कर पाते हैं। और गीता एक पवित्र पुस्तक होने के साथ साथ गीता जीवन जीने का एक तरीका है। तभी तो मानिए दुनिया में कितनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें गीता ट्रांसलेट हुई है। यदि गीता एक जीवन जीने का तरीका है तो गीता एक पवित्र पुस्तक तो है ही, साथ में गीता जीवन जीने का तरीका है और जीवन कैसे जिया जाए, ठीक है, तो वो तो उसमें गीता में आपको समझ में जाएगा। लेकिन उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं, गीता में जो वैल्यूज दी गई हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे अपील की जाए, उनके मतलब कैसे अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो जब आप ऐसा पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भैया जो हमारा गीता है, गीता में कितना अच्छे डिटेल में ज्ञान दिया गया है, समझ रहे हैं। जैसे कि एक श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसना अन्य कामिना मया अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशय। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपना मन और बुद्धि मुझ पे अर्पित करते हुए अपना काम निरंतर करता चला जाता है, वह व्यक्ति मेरे परम धाम को अवश्य प्राप्त होता है, इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतन अन्य कामिना मया अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशय। ये आप पढ़ के देख लीजिएगा, है ना, गीता में ये श्लोक दिया गया हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें यूनिट 3 ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, देखो एक्चुअली में क्या है, एटीट्यूड को हमने अलग चीज समझ के रखी है और ये चीज समझना क्यों आवश्यक है। जैसे इसमें एटीट्यूड है, सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट्स फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड चेंज, परसुएसिव, 20 कम्युनिकेशन, प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइपनेस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं ना, जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो ये प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ेंगी और उस प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए आप कैसे क्या डील करोगे, क्या रिलेवेंस है इनका, आप यदि इस वे में पढ़ोगे ना तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि जैसे एटीट्यूड है, अब स्टीरियोटाइप हो गया, कोई व्यक्ति स्टीरियोटाइप का शिकार है ना, किसी स्टीरियोटाइप उसके मन में है कि फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप उसकी मेंटलिटी कैसे चेंज करोगे,
या फिर आप सामने वाले व्यक्ति का एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे, क्योंकि आपको ना बहुत सारी कंडीशन में डील करना है। आप यदि कहीं पे आप दंगे में जा रहे हो ना, ठीक है, आप कहीं पे दंगा भड़काने वाले एक ने तो लीडर होता है जो उनको लीड कर रहा होता है, तो आप उसको जाके कैसे डील करोगे कि कोई आप स्ट्राइक, जैसे कहीं पे स्ट्राइक है तो आप दंगे भड़काने वाले कैसे व्यक्ति को चिन्हित करोगे, उनको कैसे आप समझाओगे कि भैया ये चीज गलत है ना, उनको जो माइंड है उनके माइंड में किस हिसाब से आप उनको बात करोगे, कैसे क्या करोगे, उनके तुरंत में जो नेचर है उनको कैसे समझोगे। तो ये सब आपको पढ़ना है ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी में। देखो जैसे एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया। ये टॉपिक्स जो है ना, ये आपका ना ये बताते हैं कि एक्चुअली में जब आप एक शासक, मतलब जब आप एक प्रशासक बन जाओगे तो प्रशासक बनने के बाद आप कैसे डील करोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आप ह्यूमन बिहेवियर पढ़ेंगे ना, ह्यूमन बिहेवियर आप इस कंटेक्स्ट में पढ़ेगा कि आप खुद को एक अधिकारी मान के चलिए, आप खुद को एक एसडीएम मान के चलिए, आप खुद को एक डीएसपी मान के चलिए, या आप ऐसा कोई भी पोस्ट जो आप चाहते हैं आप वो मान के चलिए। और उसके बाद आप ये पढ़िएगा कि आपके लिए एज अ एसडीएम, एज अ डीएसपी, एज अ तहसीलदार, है ना, ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या फिर आप कैसे इनको अप्लाई कर सकते हो। जब आप ऐसा एक तरीके से प्रैक्टिकल सोचेंगे ना, तो ये चीजें आपको याद हो जानी है। नहीं तो क्या है भैया, आप इनकी डेफिनेशन रटते रहो, डेफिनेशन रटते रहोगे, ऑलरेडी भूल जाओगे, समझ में नहीं आना। हाँ, लेकिन यदि आपने इनका प्रैक्टिकल रूप में सोच लिया कि आप कैसे अप्लाई करोगे, उसके बाद यदि आप डेफिनेशन को याद करोगे, अब डेफिनेशन को रटोगे, तो वो आधा 90% डेफिनेशन तो आपको याद हो जानी है, 10% वर्ड्स का खेल रहे तो उतना चलता है, ठीक है। तो मतलब मोस्टली जो कोर कंसेप्ट रहेगा, जो कोर टॉपिक रहेगा आपका ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी में, मतलब ह्यूमन बिहेवियर में क्लिक रहेगा, आपके माइंड में क्लिक रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि भैया कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। अब बात करें भैया मेंटल डिसऑर्डर्स इन साइकोथेरेपी। मेंटल डिसऑर्डर इन साइकोथेरेपी एक्चुअली में मतलब देखने को तो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है कि एक्चुअली में है क्या, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना उसके एकदम आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा कि डिप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, रीजंस क्या है, मतलब वही चीज जो हम एक बार देखते रहते हैं ना, एक्चुअली में हमारे रियल लाइफ में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, किसी कारण डिप्रेशन हो रहा है, कुछ दवाइयों के नाम है या फिर कुछ ट्रीटमेंट्स के नाम है, कुछ ऐसी थेरेपी है, थेरेपी का नाम दिया गया है, सीबीटी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सब इसमें दिया गया है। देखो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पॉजिटिव थेरेपी, फैमिली थेरेपी, जब आप पढ़ेंगे तो एक तरीके से ये रियल लाइफ से कनेक्शन है, तो ताकि आपको भी एक बेसिक नॉलेज हो सके कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में किसी ऐसा जो कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसका आप कैसे पता लगाएंगे, और पता लगाने के बाद आप कैसा करेंगे, सिम्टम्स क्या है। आप तो नहीं हो एक चीज बता रहा आपको, जब आप भी पढ़ोगे ना मेंटल डिसऑर्डर साइकोथेरेपी, तो आप ना सब चीज आप खुद पे इम्प्लीमेंट करने लगोगे। तो जो बता रहा है चीज मत करना। यदि आपको ऐसा लग रहा है, यदि आपको पता है कि आप डिप्रेशन में हो, याद रखना मेरी बात, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हो तो मान के चलो आप डिप्रेशन में नहीं हो, है ना। तो देखो जब आप पढ़ोगे ना मेंटल डिसऑर्डर साइकोथेरेपी, तो जब इसके सिम्टम्स देखोगे तो लोग अरे भैया मेरे में भी ये सेम चीज आ रही है, तो क्या मैं भी हूँ डिप्रेशन में? नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो, ढंग से पढ़ाई करो। एक टेंशन होती है दिमाग में, और टेंशन और डिप्रेशन में ज्यादा अंतर नहीं होता। वही टेंशन को आप सिर पे ऐसे, टेंशन यहाँ पे सिर पे आके भारी हो गई, आप और ऐसे लगा जा रहे हो, टेंशन इतना हो गया, टेंशन इतना हो गया तो हो गया डिप्रेशन, और इतना हो गया तो भैया तुम डिप्रेशन में चले गए, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। तो टेंशन है, टेंशन को बस इतना रहने दो सिर पे, ये भी हल्का सा तुम्हें वजन लगे टेंशन का, तभी तो तुम ग्रो करोगे ना। नहीं तो जब किसी व्यक्ति को टेंशन नहीं तो वो काम क्यों करेगा, है ना। व्यक्ति आलसी ना हो जाएगा। तो देखो टेंशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन डिप्रेशन जितना नहीं। तो मतलब मैं इसलिए बता देगा, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मुझे चीजें ऐसी लगने लगी थी कि मैं भी डिप्रेशन में हूँ और मुझे भी ये डिसऑर्डर तो नहीं कहीं पे तो ऐसा खुद पे अप्लाई मत करना। इसके बाद देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगा यहाँ पे, मुझे लगा एथिकल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, इसको पढ़ने में मजा जाएगा। एक्चुअली में ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, जब आप देखेंगे इब्राहिम मोस्लो का कि क्या क्या दिया गया है, इब्राहिम मोस्लो ने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं और एक्स वाई क्या है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे भैया तो ड्यूटीफुलनेस क्या है, लाइफ वैल्यूज क्या है, एक अधिकारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो सब इसमें दिया गया है। जैसे मोरल वर्च्यूज हैं, वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब दिया गया है। अब देखो करप्शन जो पहले यूनिट 4 में था, उसको यूनिट 4 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले एक अलग सी यूनिट थी करप्शन की, अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कोई चीजें चेंज नहीं हुई है, वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ के रखी थी, पहले पढ़ के नहीं रखी है तो चीजें ईजी हैं। आप या अधिकारी बनना चाहते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन बिहेवियर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं पता है, जो यूनिट 3 ना ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी और एथिकल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनको ना मान के चलो कि एक समझ लेते हैं। तो देखो भैया एक्चुअली मैं सीधे सीधे बता दे रहा, दो वर्ड की मतलब दो लाइन का खेल है। यदि हम बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 आपके लिए तब इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले से उसकी कंडीशन के हिसाब से कैसे डील करोगे। बात समझना, मैं एक एसडीएम हूं, मैं एक डीएसपी हूं, कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, और जब वो मेरे पास आ रहा है
तो उसकी मेंटल स्टेट क्या है उसको स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर होगा, और उसको स्टडी करके, उसके बिहेवियर को स्टडी करके मैं कैसे एक्ट करूंगा। इसलिए ये जो यूनिट 3 है, ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात करें यूनिट 4 की, एथिकल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एक एसडीएम हूं, मैं एक डीएसपी हूं। अब मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक ऐसा मतलब जो मैं प्रशासक हूं, उसके हिसाब से मेरे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, वह है आपका यूनिट 4 में। समझ गए? यूनिट 3 में सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की थिंकिंग कैसी है, सामने वाला व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, इसको स्टडी करके मैं कैसा डील करूंगा, ये यूनिट 3 में करना है। यूनिट 4 में मेरे पास ऐसे क्या वैल्यूज हो, ऐसे क्या मेरे मोरल्स हो कि जिनके आधार पे मैं दूसरों से डील करूं। समझ गए? क्या करना है, दूसरों की पहले मतलब यूनिट 3 में दूसरों की मेंटेलिटी समझ के डील करना है, और यहाँ पे हमें कैसी मेंटेलिटी रखना है कि हम दूसरों के साथ डील कर सके, बस इतना करना है। समझ गए? यूनिट 1 में क्या है? यूनिट 1 में फिलोसॉफी दी गई है, मतलब यूनिट 1 में इसलिए फिलोसॉफी दी गई हुई है आपकी, क्योंकि देखो आपको फिलोसॉफी में क्या समझना है, फिलोसॉफी में आपको ये समझना है कि एक्चुअली में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया था, और कैसे, किस लिए दिया था, एक्चुअली में ये है क्या, और वर्तमान में आपकी कैसी मदद कर सकता है। तो कोर कंसेप्ट को पकड़ के चलिएगा, जब आप कोर कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। सेकंड की बात करें, कंसेप्ट ऑफ नेशन, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेशन है और मोरल कंसेप्ट्स हैं। तो ये चीजें क्या है, एक्चुअली मोरल कंसेप्ट को डिफाइन करने में काम आएगा कि भैया मोरल कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या, और नेशन बिल्डिंग तो आपको समझ में आएगा कि भैया एक्चुअली में जो नेशंस की जो पावर्स होती हैं, नेशन में कौन कौन सी चीज इफेक्ट करती है, और नेशन के लिए कौन कौन सी चीज एसेंशियल है, इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और फिर देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जैसे कि आपकी एजेंसीज हो गई और आपकी आर्मीज वगैरह हो गई, है ना, तो इनको पढ़ना भैया मजेदार सब्जेक्ट है, मजेदार टॉपिक है, और देखो इनको विजुअलाइज करना। फॉर एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप सर्च कर लेना, अब आजकल जो गूगल है, एमएस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, रैंक क्या है, उनको मतलब कौन सा स्टार लगते हैं, या फिर क्या अलग मिलता है, तो वो सबको आपको अलग से मिल जाएगा, उसको देख लेना, और अलग से इनका स्ट्रक्चर तो याद कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4 इनको पढ़ लो अभी, और लास्ट में जब केस स्टडी का टाइम है तब केस स्टडी पढ़ लेना, केस स्टडी रीड कर लेना, और जब आपको 4 का रिवीजन हो जाएगा, 4 का नॉलेज अच्छे से हो जाएगा, तब आप अच्छे से कर लेना। अब देखो इनके नोट्स कैसे बनाने हैं, इनके नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं कि आपको कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक को पहले एक बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार रीड करना है, रीड करने के बाद दूसरा उसी टॉपिक पे यदि आप बुक से पढ़ रहे हो तो उसको समझना है, और समझने के बाद तीसरे स्टेज में क्या करना है, उसको आपको सिनॉप्सिस नोट्स के फॉर्म में जो कोर कंसेप्ट है उसको लिख लेना है। फिर चौथे स्टेज में जो उत्कर्ष सीरीज, उत्कर्ष क्लासेस की जो संभव सीरीज जिसमें एथिक्स पढ़ा रहे हैं उसके वीडियो देख लेना, और वीडियो देखने के बाद उसमें भी एक रफ कॉपी में नोट कर लेना, और फिर जो भी आपको कॉमन चीजें लगे कि ये चीज एसेंशियल है उसका एक आप एक मेन नोट बना लेना, और उतने नोट्स आपके लेना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी चीजों को समझ लिया। जब आपने चीजों को समझ लिया तो जो कोर कंसेप्ट्स हैं वही आपके लिए सिनॉप्सिस से काम करेंगे, आधी चीजें आपके दिमाग में होगी, और जो चीज आपके दिमाग में नहीं हो सकती वो चीज आप नोट्स में लेके रख लेना। जब आप इतना कर लोगे तो चीजें आपके लिए इनफ हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस सब्जेक्ट के लिए बनाना है, किस टॉपिक के लिए बनाना है मुझे बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा, और किसी और बुक का भी रिव्यू करें तो आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।